Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the Olympic Games के perspective से है। स्टूडेंट 2024 के जो पेरिस ओलंपिक गेम्स है उनका क्लोजिंग सेरेमनी है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। इंडियन प्लेयर्स के द्वारा क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट किया गया, उसकी फ़ोटो को यहाँ पे शो किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें ओलंपिक गेम्स के पर्सपेक्टिव से, इंडियन गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि इंडियन प्लेयर्स के द्वारा बेटर वे में परफॉर्म किया जा सके ओलंपिक गेम्स के अंदर में, तो आप देखिए कि 2014 के समय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम नाम का जो स्कीम है उसको स्टार्ट किया गया था। टारगेट ओलंपिक पोडियम क्या है कि ओलंपिक गेम्स के अंदर में वर्ल्ड का जो चैंपियनशिप है वहाँ पे इंडियन प्लेयर्स के द्वारा बेटर वे में परफॉर्म किया जा सके। नोडल मिनिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, वो आपको नोडल मिनिस्ट्री है वो देखने के लिए मिलेगा टारगेट ओलंपिक पोडियम का। स्टूडेंट्स, इसी टॉप स्कीम के अंदर में कुछ स्पोर्ट्स ऐसे भी हैं जिनको कि हाई प्रायोरिटी के रूप से रखा गया है कि जहां पे इंडियन प्लेयर्स के द्वारा बेटर वे में जो परफॉर्मेंस है वो किया जा सकता है, उनके द्वारा जो मेडल्स हैं उनको सिक्योर किया जा सकता है। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर आप देखिए कि बैडमिंटन है, बैडमिंटन के अलावा बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग के अलावा शूटिंग है, ऐसे कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनको कि हाई प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर भी टॉप स्कीम के अंदर रखा गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर जो फंडिंग का जो पैटर्न है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड को 1998 के समय सेटअप किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें हमारे डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो प्लेयर्स हैं उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना, तो आप देखिए कि उसी के पर्सपेक्टिव से आपको जो खेलो इंडिया स्कीम है वो देखने के लिए मिलेगा। खेलो इंडिया के जो गेम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया के अंदर में, और खेलो इंडिया के जो गेम्स है वो आपको यूथ लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडियन गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि ओलंपिक के अंदर में हमारे प्लेयर्स के द्वारा जो बेटर परफॉर्मेंस है उसको अचीव किया जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम स्पोर्ट्स सेक्टर के ही ओलंपिक गेम्स के ही पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1896 के समय में एथेंस के वहाँ पे जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स है उनको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर हम बात करें प्रेजेंट ओलंपिक गेम्स के बारे में तो 2024 के जो ओलंपिक गेम्स है वो आपको फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। पेरिस का एक रिवर है वो भी न्यूज के अंदर में था ओलंपिक गेम्स की वजह से। उस रिवर का जो क्या नेम है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि आप देखिए कि उस रिवर के अंदर में कुछ स्विमिंग के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया था, और वहाँ पे प्लेयर्स के जो हेल्थ इश्यूज हैं वो देखने के लिए मिले उस रिवर का जो पोल्यूशन लेवल है उसकी वजह से। नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे, इस तरीके का जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन है यूपीएससी के द्वारा स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से भी पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स एनआईआरएफ का जो रैंकिंग है उसके पर्सपेक्टिव से है 2016 के समय में, उस समय हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका जो नेम है वो हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मिनिस्ट्री है वो नाम हुआ करता था। तो आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही जो अर्लियर नेम है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, उनके द्वारा 2016 के समय में इस एनआईआरएफ का जो रैंकिंग कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट किया गया था। एनआईआरएफ का रैंकिंग प्रोसेस क्या है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है हायर एजुकेशन के अंदर में उनको रैंक करना उनके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर में। आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में जो एनआईआरएफ का जो रैंकिंग है 13 कैटेगरीज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, बट इस साल यहाँ पे जो 3 कैटेगरीज है उनको चेंज किया गया, 3 कैटेगरीज को इंक्रीज किया गया है। 3 कौन कौन सा कैटेगरी है जिनको यहाँ पे इंक्रीज किया गया, एक आपको जो कैटेगरी है वो बेसिकली ओपन यूनिवर्सिटी, जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी हैं, जो डिस्टेंस लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट जहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ को भी यहाँ पे रैंकिंग किया गया है एक डिफरेंट वे के अंदर में। तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्किल इंडिया स्कीम जो चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है उसको बेटर वे में यूटिलाइज किया जा सके। तो स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी रैंकिंग आपको डिफरेंट वे में देखने के लिए मिलेगा।
इसके अलावा स्टूडेंट्स स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से। तो टोटल 16 कैटेगरीज के अंदर में हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनका रैंकिंग आपको देखने के लिए मिलेगा NIRF रैंकिंग प्रोसेस के अंदर में। आप देखिए कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर में जो IIT मद्रास है उनके द्वारा जो टॉप पोजीशन है उसको रिटेन किया गया है। 2019 से IIT मद्रास का जो टॉप रैंकिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें स्टूडेंट, तो आपको IISc जो बेंगलोर है, जो कि टाटा ग्रुप के थ्रू JRD टाटा के द्वारा उसको इस्टेब्लिश किया गया था, विवेकानंद जो स्वामी विवेकानंदा हैं उनसे इंस्पायर होते हुए। तो आप देखिए कि जो IISc बेंगलोर है वो आपको एज ए टॉप यूनिवर्सिटी के रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारा रैंकिंग प्रोसेस है जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। काफ़ी सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इंस्टीट्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, टीचर्स को किस तरीके से ऑटोनॉमी है, इंस्टीट्यूशन का जो ऑटोनॉमी है वो भी यहाँ पे एक क्राइटेरिया है। तो काफ़ी सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस का जो रैंकिंग है वो किया जाता है। स्पेशली हमारे जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो IIT बॉम्बे के द्वारा भी अपना जो प्लेस है उसको सिक्योर किया गया। आप देखिए कि मैनेजमेंट का जो स्टडीज है उसके अंदर में IIM जो है अहमदाबाद है उनके द्वारा टॉप पोजीशन को सिक्योर किया गया है। लीगल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो हमारा जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है या नेशनल लॉ स्कूल है बेंगलोर का, उनके द्वारा टॉप पोजीशन है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग में, तो एम्स जो दिल्ली है उसका टॉप पोजीशन है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर में। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और पता होनी चाहिए। आप देखिए कि 2017 के समय में UGC के द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का एक कॉन्सेप्ट है उसको चलाया गया था। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमारे कुछ ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमको बनाने हैं जिसकी वजह से जो वर्ल्ड के अंदर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो टॉप रैंकिंग फ्रेमवर्क है जिसके अंदर QS रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आप देखिए कि टाइम्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो रैंकिंग है वो निकाला जाता है। तो टॉप रैंकिंग के जो सर्वेज हैं उसके अंदर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा जो बेटर रैंकिंग है उसको सिक्योर किया जा सके। इस वजह से 2017 के समय में इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। किसका लीडरशिप के अंदर में कौन सा कमेटी है वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जिससे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस है उनको चूज किया जाएगा। हमारे फॉर्मर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं N गोपाल स्वामी, उनका लीडरशिप के अंदर एक कमेटी बनता है 2017 के समय में। तो आप देखिए कि नाम है N गोपाल स्वामी। N गोपाल स्वामी का जो लीडरशिप के अंदर कमेटी बना, 10 पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। और आप देखिए कि वहाँ पे एक ग्रीन फील्ड इंस्टीट्यूशन के भी सेटअप के बारे में डिस्कस किया गया था कि एक ग्रीन फील्ड इंस्टीट्यूशन है उसको भी बनाया जाएगा जिससे कि वहाँ पे आने वाले समय में उसको वर्ल्ड का टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशन के रूप से सेटअप किया जा सके। क्या यहाँ पे इन इंस्टीट्यूशंस को जो सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाएगा? स्टूडेंट्स बेसिकली उन इंस्टीट्यूशंस को चूज किया गया है जो हमारा NIRF का जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसके अंदर टॉप 50 के अंदर जिनके द्वारा रैंक को सिक्योर किया गया हो। या आप देखिए कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग है, QS जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग कॉन्सेप्ट है, उसके 500 का जो रैंकिंग है उसके अंदर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे चूज किया जाएगा। और रैंकिंग हमारी इम्प्रूव करना एजुकेशन सर्वेज के अंदर में वो यहाँ पे मेन टारगेट था इंडियन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के थ्रू में। इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी ग्रांट किया जाएगा। फॉरेन जो प्रोफेसर्स हैं उनके विजिट के रिगार्डिंग में भी है कि फॉरेन प्रोफेसर्स इंडियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर विजिट करें। उनका बेसिकली फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में भी कुछ रिलैक्सेशन है इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट किया जाएगा इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आप देखिए कि एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे शेयर किया गया है कि कुछ बॉन्डेड लेबरर्स हैं उनके द्वारा जब उनको रेस्क्यू किया गया तो आप देखिए उनके द्वारा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, स्कूल को वहाँ पे सेटअप किया गया है। राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो राजस्थान के सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि राजसमंद का एक डिस्ट्रिक्ट है, राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे
भील कम्युनिटी के रिलेटेड ये पर्सन्स हैं, उनके द्वारा ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, स्कूल को वहाँ पे सेटअप किया गया है कि जो बॉन्डेड लेबरर्स हैं, जो चिल्ड्रंस को वहाँ पे रेस्क्यू किया गया, उन चिल्ड्रंस को बेसिकली एजुकेशन का जो सर्विस है वो मिल सके। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जाम के पर्पज से डिस्कस करें, ये तो आप देखिए कि एक एग्जाम्पल हुआ जो उनके द्वारा एक पॉजिटिव स्टेप है, कम्युनिटी वे में उनके द्वारा कैरी आउट किया गया। अगर हम बात करें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आपको बॉन्डेड लेबर के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, बॉन्डेड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनको काफ़ी बार ऐसा वर्किंग कंडीशंस के अंदर उनका ट्रैप का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। उसी से रिलेटेड एक हमारे पर्सन है, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, कैलाश सत्यार्थी, जिनको कि नोबेल प्राइज है वो भी दिया गया है। तो जो कैलाश सत्यार्थी हैं उनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन है कि चिल्ड्रंस को रेस्क्यू करना है, ऐसे अगर कोई बॉन्डेड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कैलाश सत्यार्थी सर के द्वारा किस तरीके से काफ़ी सारे जो चिल्ड्रंस हैं उनको रेस्क्यू किया गया। काफ़ी बार उनके ऊपर अटैक भी देखने के लिए मिला था जब उनके द्वारा चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया गया कि उनका जो बचपन है उसको सिक्योर करना है, बेटर जो एजुकेशन है वो गेन कर सकें, और जो भी बेसिक थिंग्स हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में वो उनको मिल सके बचपन के अंदर में। स्टूडेंट्स, अगर हम बॉन्डेड लेबर के बारे में डिस्कस करें तो 1976 का हमारे यहाँ पे एक्ट है कि बॉन्डेड लेबर को हमें रोकना है। इसके अलावा आप देखिए कि बेसिकली बॉन्डेड लेबर है क्या। किसी भी पर्सन के द्वारा अगर वहाँ पे कोई वर्क किया जाता है तो एक तो आप देखिए कि उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको कम मनी वहाँ पे ग्रांट किया जाए, जो जो वर्कर जो यहाँ पे एम्प्लॉयर है उसके द्वारा कम पैसा है वो दिया जाए, या हो सकता है कि उनको मनी ही ना ग्रांट किया जाए। ये आपको बॉन्डेड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इसको एंशियंट समय के दौरान में भी काफ़ी सारे नेम्स से जाना करते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। आप देखिए कि काफ़ी बार हम एक वर्ड को रीड करते हैं बेगार। बेगार जो वर्ड है, क्या ये बॉन्डेड लेबर है या इसका जो मीनिंग है वो क्या है? क्या गुप्ता एम्पायर के समय में आपको इस तरीके से भी रीड करना चाहिए जब भी आप हिस्ट्री के बारे में रीड करो? क्या गुप्ता डायनेस्टी है, मौर्यन डायनेस्टी है, उस समय में बॉन्डेड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता था या नहीं हुआ करता था? ऐसे जब भी आप हिस्ट्री को रीड करो तो आपको ये बात है जो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम डिस्कस करें 1976 का हमारे यहाँ पे एक्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 23 है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 23 है वो फोर्स लेबर का एनफोर्समेंट के को रोकने के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है कि फोर्स लेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होना चाहिए आर्टिकल 23 के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि मॉडर्न जो स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न स्लेवरी को हमको अबोलिश करना है 2030 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 8 है उसके अंदर मॉडर्न स्लेवरी को अबोलिश करने के बारे में डिस्कशन है। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखिए कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, उनके द्वारा ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है वो भी निकाला जाता है। ILO के द्वारा क्या निकाला जाता है? ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है, उसको रिलीज किया जाता है। इंडिया का जो रैंकिंग है वो इसके अंदर काफ़ी सही आपको रैंकिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम डिस्कस करें कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है। कश्मीर में आप देखिए कि लास्ट टाइम 2014 के समय इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, उसके बाद में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रेसिडेंट रूल के बाद में आप देखिए कि स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के अंदर में, और जो जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है उसको एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ग्रांट किया गया यूनियन टेरिटरी को। बट आप देखिए कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर भी वहाँ पे जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट नहीं हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, इसके अलावा आप देखिए कि उनके द्वारा वहाँ पे विजिट किया गया। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जब जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो वहाँ के पीपल्स के द्वारा बेटर वे में पार्टिसिपेशन किया गया था। उनका जो पार्टिसिपेशन रेशियो है या वोटर्स का जो टर्नआउट है वो 58% आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे डिस्कस यही किया गया है कि वोटर्स को जो उनका जो बेसिक राइट है इलेक्शन को रीस्टोर किया जा सके, क्योंकि स्टेटहुड को रीस्टोर करने से पहले अगर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो पीपल्स का जो फेथ है, उनका जो बेसिक यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसको वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से डील कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार आप देखिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वे में जो बेसिक थिंग्स हैं उनका जो ध्यान है वो नहीं देखने के लिए मिलता है।
तो ये कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन कंडक्ट के बारे में है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है उसको कश्मीर के वहाँ पे सेटअप किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, हमारे हेल्थ सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है। हेल्थ सेक्टर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि आप देखिए कि रिसेंटली जीका वायरस के जो केसेज हैं वो सामने आए हैं। जीका वायरस के केसेस के अलावा अगर हम बात करें तो नेफा वायरस के जो केसेज हैं वो आप देखिए कि केरल के वहाँ पे सामने आए थे, केरला के वहाँ पे सामने आए थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चांदीपुरा जो वायरस है जो चिल्ड्रंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर उनके जो केसेज हैं उसके पर्सपेक्टिव से हमने न्यूज़ के अंदर में काफ़ी बार डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हेल्थ की जो सिचुएशंस हैं वो डेवलप हुई हैं। आप देखिए कि जीका वायरस के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो गिलियन बेरे जो सिंड्रोम है उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो चिल्ड्रंस हैं उनका जो बेसिकली हेड है उसका जो साइज है वो उसके अंदर रिड्यूस होता है, तो रिस्क है वहाँ पे प्री मेच्योर बर्थ का, लो वेट हो सकता है चिल्ड्रंस का। और जो आप देखिए कि उन सभी को डील करने के रिगार्डिंग में स्टेट्स को अपना जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, केसेस का जो डिटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि केसेस के रिगार्डिंग में टेस्टिंग को कैरी किया जा सके, उनका जो सिक्वेंसिंग है, जो सैंपल्स हैं उनका सिक्वेंसिंग हो, वायरस का सिक्वेंसिंग बेटर वे में यूटिलाइज किया जा सके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के द्वारा, जिससे कि केसेस को भी डिटेक्ट किया जा सके। अगर कोई केसेस डिटेक्ट होते हैं तो उनका प्रॉपर वे में यहाँ पे जो क्योर है, जो हेल्थ के जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उसको यूज किया जा सके। तो उसी के बारे में डिस्कशन है कि हमें हेल्थ सेक्टर्स को इम्प्रूव करना है स्टेट्स के अंदर में, तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन किया गया है। केरल का जो निफा वायरस के रिगार्डिंग में जो प्रिपेयर्डनेस है उसका डिस्कशन भी इस एडिटोरियल के अंदर है। स्टूडेंट्स अगर हम इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तो कोविड-19 के आउटब्रेक के बारे में बाद में वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। व्हाट इज़ द वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट, आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जो आपको एनिमल्स के थ्रू, एनिमल्स उनके होस्ट हैं, किसी वायरस का यहाँ पे किसी भी पैथोजन है उसका होस्ट है, तो वो जो एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग्स को अगर ट्रांसफ़र होता है तो क्यों ना सर्विलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स को ही ना रखते हुए एनिमल्स को भी यहाँ पे सर्विलेंस के अंदर रखा जा सके, जिससे भी किसी भी आने वाले समय में वायरस का अगर आउटब्रेक है तो उसको बेटर वे में डिटेक्ट किया जा सके कि कहाँ से उसका ओरिजिनेशन हुआ, किस तरीके से हमको कौन कौन सा जो यहाँ पे क्योर है उसको कैरी करना है। तो ये हेल्थ सेक्टर के बारे में है कि स्टेट्स को अपना कैपेसिटी को डेवलप करना है, जो ट्रायल्स हैं उनको कंडक्ट करना है, टेस्टिंग को कंडक्ट करना है, और वायरस का जो सिक्वेंसिंग है उसको बेटर वे में कैसे किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक रिलीजियस गैदरिंग के बारे में है। स्टूडेंट जब भी कहीं पे गैदरिंग का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो आप देखिए कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि गैदरिंग के रिगार्डिंग में प्रॉपर वे में एंट्री एंड एग्जिट के जो गेट्स हैं वो होने चाहिए। उनके द्वारा जो मॉब है, जो जनता है, उसको यहाँ पे प्रॉपर वे में एग्जिट के रिगार्डिंग में जो प्रिपेयर्डनेस है उनको कैरी किया जा सके, जिससे कि किसी भी तरीके का जो सिचुएशन है वो ना क्रिएट हो, कोई भी यहाँ पे जो इंसिडेंट है वो सामने ना आए। आप देखिए उत्तर प्रदेश के हाथरस के रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया था जुलाई के मंथ के दौरान में कि हाथरस के अंदर में एक गैदरिंग के दौरान ही कुछ लोग हैं उनका डेथ हुआ था स्टैम्पेडी का जो सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से। अभी बिहार के अंदर एक जगह है जेहनाबाद नाम की एक जगह है, वहाँ पे इंसिडेंट है वो सामने आया है। वहाँ पे आप देखिए कि एक टेम्पल है, बाबा जो सिद्धेश्वर नाथ है उनका टेम्पल वहाँ पे सिचुएटेड है। बाबा सिद्धेश्वर नाथ के अगर हम टेम्पल के बारे में डिस्कस करें तो 7th सेंचुरी के समय का गुप्ता डायनेस्टी है उस समय का वो वहाँ पे जो टेम्पल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि जो देवगढ़ का जो टेम्पल है, देवगढ़ के अंदर जो ज्योतिर्लिंग है उसके साथ में उनका इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। टेम्पल को वहाँ पे मगध का एक धाम है उसके रूप से भी जाना करते हैं। तो बाबा सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल है, गुप्ता डायनेस्टी के समय का है। वहाँ पे गैदरिंग के अंदर में भीड़ भगदड़ होने की वजह से आप देखिए कि कुछ पर्सन्स का डेथ हुआ है। किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? लोकल अथॉरिटीज़ का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी रिलीजियस गैदरिंग हो, जब भी लार्ज नंबर के अंदर पीपल्स का गैदरिंग हो, तो उसके प्रॉपर वे में जो एंट्री और एग्जिट के जो गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके कि एंट्री और एग्जिट के जो गेट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, जिससे कि कोई भी यहाँ पे जो सिचुएशंस है वो ना क्रिएट हो।
नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है। आप देखिए कि 90s के समय में जो कुछ पर्सन्स हैं सिख कम्युनिटी से जो बिलोंग किया करते हैं वो अफगानिस्तान से इंडिया के लिए आए थे। लॉन्ग टर्म वीज़ा का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, वो काफ़ी लंबे समय तक इंडिया के अंदर रहे हैं। अभी उनको जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो सिटीजनशिप है उसको ग्रांट किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? हमारे यहाँ पे 3 जो नाइबर कंट्री हैं, अफगानिस्तान है, इसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनका अगर इंडिया के अंदर माइग्रेशन होता है 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो इंडिया के लिए आए हैं। और आप देखिए कि नेचुरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, नेचुरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट के अंदर में ओरिजिनली आपको 11 ईयर का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में 5 ईयर किया गया है कि अगर कोई पर्सन 5 साल के लिए इंडिया के अंदर रहता है तो उसको जो नेचुरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू में सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा। तो ये सिटीजनशिप के बारे में था। आप देखिए कि सिटीजनशिप एक्ट को जब इम्प्लीमेंट करने के बारे में डिस्कस किया गया तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा उस समय स्टेटमेंट्स दिए गए थे कि उनके द्वारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। बट आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो पावर है वो कम्प्लीटली पार्लियामेंट के पास में है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से। पार्लियामेंट के पास में अल्टीमेट अथॉरिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर पार्लियामेंट को जो लॉ मेकिंग पावर है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में ग्रांट किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजनशिप का मेंशन कहाँ पे है? पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आर्टिकल 5 to 11 है। सिटीजनशिप को गेन करने के कौन कौन से तरीके हैं? 5 तरीके आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसको कि एक ब्रांड नेम का जो निमोनिक है या जो शॉर्टकट है उसके रूप से हम याद करेंगे। बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्वायर ऑफ टेरिटरी, किसी टेरिटरी को इंडिया के द्वारा एक्वायर किया गया। नेचुरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट और डिसेंट का जो कॉन्सेप्ट है। नेचुरलाइजेशन के अंदर ही आप देखिए कि 11 ईयर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिसको कि यहाँ पे रिड्यूस किया गया। कितना किया गया? 5 ईयर कर दिया गया। एक्वायर ऑफ टेरिटरी के बारे में है यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्या इंडिया के द्वारा किसी टेरिटरी को अक्वायर किया गया? आप देखिए कि हमारा इंडिपेंडेंस हमने 15 अगस्त 1947 के समय अचीव किया। इंडिपेंडेंस के अगर हम लेटर फेज के बारे में डिस्कस करें तो कुछ ऐसे भी एरियाज हैं आप देखिए कि जिनको कि बाद के अंदर इंडिया के अंदर ऐड किया गया था। जैसे कि अगर हम बात करें गोवा के बारे में, दमन एंड दीव के बारे में, तो आप देखिए कि इनको बाद के अंदर ऐड किया गया है। और इंडिया के अंदर प्रॉपर अगर हम इनके इंडिया के साथ में ज्वाइन होने के बारे में डिस्कस करें तो आपको जो 10th है, 12th है और 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव है, गोवा है, और इसके अलावा 14th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट है वो आपको पुडुचेरी के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू इनको इंडिया के अंदर में कम्प्लीटली वे में ज्वाइन किया गया। उसके बाद में आप देखिए कि सिक्किम को भी बाद में ऐड किया गया है। तो उन पर्सन्स को जो सिटीजनशिप है, जैसे कोई भी नया टेरिटरी है उसको जब अक्वायर किया जाएगा तो इसी तरीके से उनको सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाता है। तो एक उस सिटीजनशिप के बारे में हमने डिस्कस किया। इंडिया का जो सिटीजनशिप है उसको लॉस करने के कितने तरीके हैं? आपको 3 जो वेज हैं वो देखने के लिए मिलेगा। रिनंसिएशन है कि किसी पर्सन के द्वारा सिटीजनशिप को रिनंसिएट कर दिया जाए। टर्मिनेशन है, उनके द्वारा कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी को कैरी किया गया तो उनका सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया गया। और आप देखिए कि डेप्रीविएशन का भी एक कॉन्सेप्ट है कि उनको देश निकाला दिया जाए, तो डेप्रीविएशन का भी एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके रिगार्डिंग में एक और कॉन्सेप्ट न्यूज़ के अंदर में था। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इंडिया के अंदर में आपको सिंगल जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा कि आप भारतीय होना आपका ज़रूरी है, आप इंडियन होना चाहिए, आपका कोई स्टेट का जो सिटीजनशिप है वो नहीं है। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं याद है, तो आपका जो लक्ष्मीकांत का जो बुक है, जो पॉपुलरली बुक है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के द्वारा पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से रीड किया जाता है, तो उसका चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के अंदर कुछ टेबल्स दी गई हैं।
तो वहाँ से आप जाके इसको रीड कीजिए। और अगर आपको चैप्टर 3 का जो टेबल्स याद नहीं है तो याद कीजिए उनको, क्योंकि वो ये जब भी आप रीड करो तो आपको याद होना चाहिए सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से लिया है, क्या 1935 के एक्ट से लिया है, या ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया है, या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे एक और जो कॉन्सेप्ट न्यूज़ के अंदर में था डबल सिटीजनशिप का, कि जिन पर्सन्स को सिटीजनशिप दिया गया है उनको यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये नहीं कहा गया कि आपके द्वारा अपना जो जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो उसका जो सिटीजनशिप है उसको आपको रिनाउंस करना है, उसको आपको छोड़ना है। तो डबल सिटीजनशिप, एक पर्सन अफगानिस्तान का भी यहाँ पे सिटीजन है, इंडिया का भी जो सिटीजन है वो रहे, तो हमारे यहाँ पे डबल सिटीजनशिप नहीं है, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आप देखिए कि इनका जो लिंकेज है वो किस तरीके से किया जाएगा। लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं, उनके द्वारा इनका जो इनको अपना एक सर्टिफिकेशन है या जो रूट प्रोसेस है उसको बताना होगा कि वो इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को जो सिटीजनशिप है वो दिया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ हीनियस क्राइम है वो सामने आया। आप देखिए कि उनका जो हीनियस क्राइम है उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा वेस्ट बंगाल की पुलिस को 7 डेज़ का समय बताया गया कि 7 डेज़ के अंदर में अगर आप उन डॉक्टर के अगेंस्ट में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनका जो मर्डर केस है, और आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा हीनियस एक्टिविटी उनके अगेंस्ट में कैरी किया गया था। मर्डर तो उनका देखने के लिए मिला, बट काफ़ी सारी जो हीनियस जो क्राइम है वो भी वहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो 7 डेज का समय दिया गया है। 7 डेज के समय के अलावा उस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब हमारे लिए यहाँ पे एक तो आप देखिए कि क्राइम अगेंस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में आपको काफ़ी बार वायलेंस है, काफ़ी बार जो अटैक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनका जो सेफ्टी है, उनका जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है उसको भी इंश्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए अथॉरिटीज़ के पास में। आप देखिए कि जब कोविड-19 का जब समय था तो काफ़ी बार मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिले थे। अटैक्स देखने की वजह से उस समय में एक जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, बट जैसे ही कोविड का जो समय ओवर हुआ, एपिडेमिक जो डिजीज एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एपिडेमिक डिजीज एक्ट क्या था कि अगर आप किसी भी पर्सन के द्वारा मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं मेडिकल सेक्टर के रिगार्डिंग में हैं, उनके ऊपर अगर अटैक किया गया कोविड के समय, काफ़ी बार उनके जो सैंपल कलेक्शन के दौरान में या वैक्सीनेशन के प्रोसेस के दौरान में डॉक्टर्स के ऊपर जो अटैक है वो देखने के लिए मिला था। इसी वजह से एपिडेमिक जो डिजीज एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था अथॉरिटीज़ के द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे डॉक्टर्स के सेफ्टी के बारे में, तो आप देखिए कि ऑल ओवर इंडिया जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है। डॉक्टर्स के सेफ्टी के रिगार्डिंग में काफ़ी बार ऐसे केसेस सामने आते हैं। ये तो बेसिकली आप देखिए कि हीनियस क्राइम है कम्प्लीटली। काफ़ी बार पेशेंट्स का जो फैमिली है उनके द्वारा ही डॉक्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। ऑलरेडी इंडिया के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो WHO का जो गाइडलाइन है, या जो WHO का जो आइडियल रेशियो बताया गया है डॉक्टर्स का, तो उस संख्या के अंदर इंडिया के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रेजेंस नहीं है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स कम हैं। हेल्थ सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉपर वे में पेशेंट को ट्रीट ना करना, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं आप देखिए कि हेल्थ सेक्टर के अंदर में। बट उन सभी को देख इन इश्यूज़ के बाद में भी इस तरीके से अगर वॉयलेंस इंक्रीज होगा तो हेल्थ जो सेक्टर्स है उसके अंदर में जो इम्प्लीकेशंस है उसके देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ के बारे में, तो आप देखिए कि हेल्थ है, लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है वो आपको स्टेट लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। स्टेट के सब्जेक्ट हैं, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर एंड हेल्थ है उसको कैरी किया जा सके। एनसीईआरटी के द्वारा जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसके अंदर कुछ मिसकंडक्ट है वो देखने के लिए मिला है। शॉर्टफॉल ऑफ फंड है, प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं देखने के लिए मिला, उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। ये हमारे कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। जैसे कि आप देखिए कि हमारे जो गर्ल्स का जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में
आपको ऐसे ही नवोदय स्कूल का एक कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं उनको पुश दिया जा सके, उनको यहाँ पे उनका एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। एनसीईआरटी के द्वारा अपनी फाइंडिंग के अंदर में शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स हैं, फंक्शनिंग्स हैं, उसके अंदर मिसकंडक्ट है वो दे यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, चेक किया गया उनके इस फाइंडिंग्स के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें छत्तीसगढ़ एंड झारखंड के अंदर जो सिक्योरिटी कैंप्स हैं, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड के अंदर में जो सिक्योरिटी कैंप्स हैं, आप देखिए कि उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है क्या तो ट्राइबल जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर में है, या उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है आपको बेसिकली जो कम्युनिटी का जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी सारे जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा कहा गया है कि प्रॉपर वे में उनका जो लैंड है उसको यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा नहीं यूटिलाइज किया जाए। और आप देखिए कि पंचायती राज का जो एक्सटेंशन सिस्टम है इंदौर जो हमारे शेड्यूल एरियाज हैं, पेशा का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको लेटर, फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 के समय का, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी यहाँ पे किया जा सके ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि आपको ग्रीस के वहाँ पे एथेंस है। एथेंस में आप देखिए कि 1896 का जो ओलंपिक गेम्स है उनको ऑर्गेनाइज किया गया था। जब भी हम ओलंपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ओलंपिक का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको एथेंस के वहाँ पे ही देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर का जो एक्सटेंड है वो देखने के लिए मिला। एथेंस के वहाँ पे भी काफ़ी सारे एरियाज के अंदर में फॉरेस्ट फायर का जो इम्पैक्ट है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके के बारे में। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके ये बेसिकली एक ग्रुप है, सबमरीन्स के रिगार्डिंग में उनके द्वारा कुछ डिस्कशन है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स इंडोनेशिया के बारे में है। आप देखिए कि इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो क्या है, जकार्ता उनका कैपिटल आपको देखने के लिए मिलेगा। बट अभी उनके द्वारा एक नया जो सिटी है उसको एज ए कैपिटल के रूप से इनोग्रेट किया जाएगा, जिसको कि आप देखिए कि न्यू संतारा के नाम से जाना करते हैं। न्यू संतारा नाम से जो कैपिटल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स एक मेगा सिटी है, कार्बन फ्री हो, बोर्नियो के जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, बोर्नियो के जो जंगल्स हैं वहाँ पे इस सिटी को सेटअप किया गया है। आप देखिए कि जब भी हम नए सिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, अभी भूटान के द्वारा भी गेलेपू नाम का एक सिटी है, मेगा सिटी प्रोजेक्ट है, इंडिया के बॉर्डर के साथ में ही उसको सेटअप किया गया है, गेलेपू नाम का सिटी भूटान के वहाँ पे। तो अभी यहाँ इंडोनेशिया के वहाँ पे एक नया कैपिटल है उसको इनोग्रेट किया जाएगा 17 अगस्त को, हो सकता है वो डिले हो जाए इनोग्रेशन उसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तेंजानिया के बारे में है, तेंजानिया के अंदर में आप देखिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन से उसके रिगार्डिंग में कुछ डेवलपमेंट हुआ। तेंजानिया कहाँ पे सिचुएटेड है, लेक विक्टोरिया के साथ में कौन कौन से कंट्रीज हैं वो अपना एरिया शेयर करते हैं, केन्या के द्वारा एरिया शेयर किया जाता है, युगांडा यहाँ पे है, और इस एरिया के अंदर में आपको तेंजानिया है वो देखने के लिए मिलेगा। तीन जो कंट्रीज हैं वो प्रॉपर अपना एरिया शेयर करते हैं, युगांडा है, केन्या है और तेंजानिया है। तो तेंजानिया के वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशंस के अगेंस्ट में जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। यूएस की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस को इशू किया गया कि हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में ईरान के द्वारा एक अटैक है वो किया जा सके इजराइल के ऊपर में, क्योंकि आप देखिए कि इजराइल के द्वारा भी एक अटैक किया गया था ईरान के सोइल के ऊपर में। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ईरान का जो अलाइड जो पार्टनर्स हैं उनके द्वारा एक यहाँ पे अटैक है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है, बांग्लादेश के माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को इंश्योर करने के बारे में भी जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं उनके द्वारा कहा गया। स्टूडेंट लेड जो रिवॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो ये कंटिन्यूस हमने इन सभी के बारे में रीड किया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।